हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इनसाइट लॉ। आज हम बात करने वाले हैं जूरिस्प्रूडेंस के लेक्चर 2 की। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था जूरिस्प्रूडेंस क्या है, क्या इसका नेचर है और क्या इसका स्कोप है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनालिटिकल स्कूल के बारे में। देखिए, बात क्या है, स्कूल का कॉन्सेप्ट क्या है। अब हम नॉर्मली अगर अपने नोटबुक्स, अपनी बुक्स को देखिए, स्कूल की जो एनसीईआरटी बुक्स वगैरह भी होती थी हमारी, हर एक चीज जो है चैप्टर्स में, हेडिंग्स में डिवाइडेड थी। क्यों? ताकि हमारे लिए समझना आसान हो जाए। अगर उस चीज को हम वन गो में लिखते रहेंगे तो हम समझ नहीं पाएंगे, बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा वो हमारे लिए। तो इसीलिए क्या करा जाता था, चैप्टर्स में डिवाइड करी जाती थी चीजें। यही जब हम अपने डिफरेंट डिफरेंट लॉज के बारे में पढ़ रहे थे, अलग अलग जो लॉ के साइंटिस्ट थे, बेसिकली जूरिस्ट थे, जब उनकी थेरीज के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होता जा रहा था। तो इसीलिए क्या करा गया, जब ये देखा कि 7 8 9 या 10 कहें, अगर 10 लोगों की एक जैसी सोच है तो उनको एक कैटेगरी में डाल दिया। ठीक है, सपोज करो कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 और 4 करके डिफरेंट कैटेगरीज बन गई। लोगों के नाम, लोगों की थेरीज उस जगह पे डाल दी, पढ़ना बड़ा आसान हो गया। ठीक है, अब इन्होंने क्या करा, यानी कि ये जो 4 5 लोग हैं, इनकी आइडियोलॉजी सेम है, यानी कि कहीं ना कहीं मिलती जुलती ही बात ये कहेंगे हमेशा। तो इसके लिए क्या करा गया, इन्होंने इनको स्कूल्स की तरह करना शुरू कर दिया, अलग अलग नाम दे दिया, जैसे एनालिटिकल स्कूल, सोशियोलॉजिकल स्कूल, हिस्टोरिकल स्कूल, फिलोसफिकल स्कूल एंड नेचुरल लॉ स्कूल। ये जो 4 डिवीजन दिए हैं, ये सैलमन ने दिए हैं। इसके अलावा वी हैव नेचुरल लॉ स्कूल और होता है एक। ठीक है, चलो मैं यहाँ एक बार सेपरेटली लिख देती हूँ, बट अकॉर्डिंग टू सैलमन सिर्फ 4 ही होते हैं। तो हम एक अलग अलग, एक एक करके सारी वीडियोस में क्या देखेंगे, हर एक स्कूल के बारे में इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज की जो हमारी पहली वीडियो है, जो स्कूल्स की बेसिकली पहली वीडियो है, इसमें हम एनालिटिकल स्कूल के बारे में बात करने जा रहे हैं। देखो, एनालिटिकल स्कूल ये कहता है कि कानून सही है, नहीं है, क्या है क्या नहीं है, मुझे इस बात से मतलब नहीं है। देखो, मुझे खाली इस बात से मतलब है कि अगर मेरी जो सरकार है, जो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर है या प्रेसिडेंट है, अगर उसने ये चीज बोली आई एम सॉरी, अगर उसने ये चीज बोली कि XYZ कानून है, तो मेरे लिए कानून है। मुझे इससे मतलब नहीं कि कानून क्या होना चाहिए। ये बेसिकली ट्रीट करता है लॉ एज इट इज। जो कानून है, जैसा कानून बन गया है, बना दिया गया है, बस मैं वो मान लूंगा। क्यों बनाया, कैसे बनाया, क्या मतलब था, नहीं था मतलब बनाने का, मुझे इस बात का कोई भी लेना देना नहीं होगा। एनालिटिकल स्कूल का हम ओरिजिन जो है देखते हैं, बेसिकली 18th एंड 19th सेंचुरी में। उस टाइम पर ये टाइम आया कि जब जितने भी जो साइंटिस्ट थे या लॉ साइंटिस्ट जूरिस्ट थे, बेसिकली हमारा, मैं यहाँ साइंटिस्ट इसीलिए बोल रही हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, ये इन्होंने ही सोचा कि हम जो है लॉ को साइंटिफिकली और सिस्टमैटिक एक प्रॉपर मैनर में पढ़ना शुरू करेंगे। तो इन्होंने क्या करा, जो है एनालिटिकल स्कूल को उस टाइम पर इमर्ज कराया गया कि ये स्कूल को मतलब है कि प्रॉपरली क्या साइंस चल रही है, कैसे सिस्टमैटिक मैनर में लॉज बने हैं, जो लॉज बन गए हैं जनता के लिए वही चीज माननी जरूरी है। मॉरल लॉज से लेना देना, हिस्ट्री में क्या हमारे पास एक्सपीरियंसेस थे, क्या हमारे कस्टम्स हैं, उसका और एनालिटिकल स्कूल का अपने आप में कोई लेना देना होता नहीं है। ये जो हम कह रहे हैं कि हम लॉज को जो है साइंटिफिकली और सिस्टमैटिकली पढ़ने वाले थे, इसको हम कहते हैं लीगल पॉजिटिविज्म। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव लॉ को पढ़ा जाता था और हमें कोई मतलब नहीं था। पॉजिटिव लॉ इज बेसिकली मैन मेड लॉज। अब अगर हमारा प्रधानमंत्री, ये सरकार हमारे लिए कानून बना रही, तो मैन मेड लॉज है वो, कोई नेचुरल लॉज या हमारे मॉरल्स, हमारे एथिक्स पे तो जो है बेस्ड नहीं है वो। अब अगर हम स्कूल में, जैसे मैंने कहा कि 4 5 लोगों की थिंकिंग मैच कर रही थी, तो अब वो जो इम्पोर्टेंट लोग हैं, जो सबसे ज्यादा एनालिटिकल स्कूल में इम्पोर्टेंट आते हैं, वो है हमारे लिए जेरेमी बेंथम एंड जॉन ऑस्टिन। जेरेमी बेंथम को माना जाता है कि ये एनालिटिकल स्कूल के फाउंडर हैं, एंड जॉन ऑस्टिन को माना जाता है कि ये इस स्कूल के फादर हैं। देखो, थेरी में पहले ऑब्वियसली जेरेमी बेंथम की थेरी पहले आई थी। ये कहा गया कि जेरेमी बेंथम की बात को ही शब्द बदल के जो है जॉन ऑस्टिन ने पेश करा, बट इनको ज्यादा एक्सपोजर मिला, तो और इसको हम जो है फादर कहने लग गए जॉन ऑस्टिन को। एज जॉन ऑस्टिन एनालिटिकल स्कूल के फादर है, इसीलिए इसको ऑस्टेनियन स्कूल भी कहा जाता है। ठीक है, जेरेमी बेंथम की बहुत
छोटी सी बात थी, सीधी साफ शब्दों में उन्होंने बस इतना कहा कि अब एक बात देखो, अगर घर में 4 लोग रहते हैं तो क्या 4 लोगों की मर्जी की पसंद की सब्जी बना सकते हैं हम? कोई ना कोई एक जना तो दुखी होगा कि मैं ये सब्जी नहीं खाता हूँ या मुझे ये पसंद नहीं है। अगर हम एक घर में एक सब्जी बनाकर 4 लोगों को अगर हम खुश नहीं कर सकते तो क्या ये पॉसिबल है कि एक कानून बनाया जाए और उससे पूरे देश के जो लोग हैं, जो सिटीजन हैं, वो सब खुश हो जाएंगे? सो दैट इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल, ये होने ही नहीं वाला है। तो इसीलिए जेरेमी बेंथम ने ये कहा कि सरकार को ऐसे कानून बनाने चाहिए कि जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को खुशी मिले और कम से कम लोगों को जो है दुख हो। तो मैक्सिमम हैप्पीनेस टू मैक्सिमम पीपल एंड मिनिमम पेन। तो इन्होंने क्या कहा, मैक्सिमम हैप्पीनेस एंड मिनिमम पेन का जो है कॉन्सेप्ट दिया। और जो हमारे जॉन ऑस्टिन हैं, उन्होंने हमारी कमांड थ्योरी दी थी। अब ये जो जेरेमी बेंथम और जॉन ऑस्टिन वाली जो बात है, इसको हम डिटेल में देखते हैं। चलिए, ऑस्टिन की जो कमांड थ्योरी है वो ये कहती है कि लॉ क्या है, एक कमांड है, एक हमसे पॉलिटिकली सुपीरियर आदमी अपने से पॉलिटिकली इंफीरियर आदमी को क्या करता है, कमांड देता है। अब वो कमांड जो है वो सॉवरेन के थ्रू आ रही है, गवर्नमेंट के थ्रू आ रही है, एक ऐसे इंसान, एक ऐसी अथॉरिटी से आ रही है जिसके पास ये पावर है कि वो हमारे लिए कमांड दे सकता है। हमारी बीइंग द सिटीजन्स ये ड्यूटी है कि हम उसकी कमांड्स को ओबे करेंगे। अगर हम उसकी कमांड को ओबे नहीं करते हैं, देखो आईपीसी है, बीएनएस है, उसके अंदर लिखा हुआ है किसी के ऊपर एसिड अटैक नहीं करना है। अगर जो आपने सॉवरेन की कही बात है, अगर आप उसे नहीं मानते हो, आपकी ड्यूटी थी ओबे करने की, एसिड अटैक नहीं करना था, उसके बावजूद आपने एसिड अटैक करा है, तो अब आपको क्या मिलेगी, आपको पनिशमेंट मिलेगी, यानी कि इट इज बैक्ड बाय सैंक्शन। तो कमांड थ्योरी क्या कहती है कि एक पॉलिटिकली सुपीरियर आदमी के पास ये पावर है कि वो एक पॉलिटिकली इंफीरियर आदमी के लिए क्या करेगा, लॉज बनाएगा, कमांड देगा। तो लॉ क्या है, एक कमांड है, कमांड की तरह दी जाती है। सॉवरेन देता है क्योंकि उसके पास पावर है हमें कमांड देने की, और हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम उसकी कमांड को ओबे करें, माने उसकी बात को। और उसके बाद अगर हम उसकी बात नहीं मानते हैं तो हमारे लिए क्या, हमें क्या दिया जाएगा, हमें उसके लिए पनिशमेंट दी जाएगी। तो ये 4 चीजें हैं जो कि कमांड थ्योरी में बताई थी ऑस्टिन ने। इस कमांड थ्योरी के बाद ऑस्टिन को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करा गया था, क्योंकि काफी बार ऐसी चीजें होती है जहाँ पर हमें जो हमारे गवर्नमेंट है या जो हमारा पॉलिटिकली सुपीरियर है वो हमें चीजें तो देता है, लाइक वो हमें ऑर्डर्स देता है, कमांड देता है, लेकिन हर किसी में तो सैंक्शन नहीं होता ना। अगर गवर्नमेंट ने कोई ऑर्डर इशू करा है, बाय लॉज होते हैं, नोटिस होते हैं, वो ये सब इशू करते रहते हैं टाइम टू टाइम ताकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, बट ऐसा तो है नहीं कि हर एक ऑर्डर के लिए सैंक्शंस रहते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि आपने डिफ्रेंशिएट नहीं करा है कमांड में और बाकी चीजों में। इंटरनेशनल लॉ की तो बात ही नहीं करी। ऑस्टिन ने ये कहा है कि इंटरनेशनल लॉ कोई लॉ है ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि दैट्स नॉट पॉसिबल है, इंसान बस आप अपना देश के अंदर लॉज बनाते रहो, उससे काम नहीं चलेगा। इंटरनेशनल लेवल पे भी हमें लॉज चाहिए। और उसके बाद हर एक देश के जो लॉज होते हैं वहाँ पर उनका हिस्ट्री, उनके कस्टम्स, उनके ट्रेडिशनल्स रिफ्लेक्ट होते हैं, क्योंकि दैट्स हाउ दे आर मेड। आप और मैं, हम हिंदुस्तानी, हम इस चीज़ में बहुत प्राइड लेते हैं कि वी आर इंडियंस। क्यों? क्योंकि हमारा कल्चर ऐसा है, हम बहुत ज़्यादा प्राउड हैं अपनी हेरिटेज को लेकर। नहीं, हमारे यहाँ ऐसे नहीं है, हमारे संस्कार ऐसे नहीं है, हमें ये नहीं सिखाया जाता है। अगर हमारे लॉज बिल्कुल ऐसे हो जाए जैसे अमेरिकन लॉज हैं या जैसा कल्चर अमेरिका का है, वो नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो लोग अलग हैं, हम अलग हैं, हमारा कस्टम अलग है, हमारी रिचुअल्स, हमारी ट्रेडिशंस अलग है। तो ऑस्टिन के हिसाब से किसी भी देश को कस्टमरी लॉज का तो कॉन्सेप्ट दिया ही नहीं था, तो इसीलिए ऑस्टिन को काफी क्रिटिसाइज करा भी गया था। अब बात करते हैं बेंथम की। बेंथम ने जो ये बात कही, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस प्रिंसिपल, ठीक है, इन्होंने क्या करा, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस टू मतलब मैक्सिमम हैप्पीनेस टू मैक्सिमम पीपल एंड मिनिमम पेन की जो है इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को इन्होंने कहा यूटिलिटेरियनिज्म, ठीक है। अब इन्होंने कह तो दिया भाई कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोगों को खुशी मिलनी चाहिए, कम से कम लोगों को दुख मिलना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन आप और मैं ये चीज कैलकुलेट कैसे करेंगे कि कैसे हम डिसाइड करें कि कितने लोग खुशी हैं, कितने लोग दुखी हैं? अगर हम हर बार जनगणना की तरह करने लग जाएं कि लोगों से जा जाके पूछे कि तुम खुश हो या दुख हो, तो एक लॉ में हम पता तो कर नहीं पाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि 10 लोग रहते हैं जी, हमने हाथ खड़े करवा लिए, हैंड रेस करके हमें पता चल जाएगा, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो इन्होंने क्या करा है, इन्होंने फेलिसिफिक कैलकुलस का
जो है डेवलपमेंट करा, जहाँ पे इन्होंने बताया कि इस कैलकुलस से हमें पता चलेगा कि क्या जो सिटीजन्स हैं वो उस लॉ से खुश हैं या उस लॉ से खुश नहीं है। अब याद है स्कूल में ग्रेजुएशन अगर जिन्होंने करी है वो अब LLB कर रहे हैं या कुछ है, कैलकुलस पढ़ा होगा, और जिन्होंने नहीं भी पढ़ा है शब्द कैलकुलस सबने सुना है, ठीक है। तो अब फिजिक्स है, फिजिक्स का टर्म है, मैथमेटिक्स है, एवरीथिंग कम्स विद अ SI यूनिट। पानी नापना है लीटर में नापोगे, पेट्रोल नापना है लीटर में नापोगे, आलू प्याज नापने हैं किलोग्राम में नापोगे। अच्छा ठीक है। अब जब हमें हैप्पीनेस नापनी थी तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, तो हमें जो है जेरेमी बेंथम ने एक SI यूनिट भी दिया, दैट इज हेडॉन्स। हेडॉन्स क्या है, हमारी यूटिलिटेरिज्म की जो है SI यूनिट है। तो जो फैक्टर्स हमारी हेल्प करते हैं, इंटेंसिटी, खुशी ऐसी थी बस आप, हाँ यू वर स्माइलिंग, या आप एक्चुअली खुश थे, कानून कैसा था, कितने समय तक आप जो है उस कानून से खुशी बरकरार रही, ठीक है, क्या सर्टेनिटी थी या अनसर्टेनिटी थी, मतलब अगर ये कानून बना है तो क्या हैप्पीनेस गारंटीड थी या नहीं थी, क्या ये पॉसिबिलिटी थी कि लोग दुखी ही रहेंगे इस कानून से आने के लिए, ठीक है, और एक्सटेंट यानी कि कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हुआ वो कानून बनने से। ये चीज़ें क्या हमारी हेल्प करती हैं ये फिगर आउट करने में कि कितने लोगों को तो हैप्पीनेस मिली है और कितनों को क्या मिला है, पेन मिला है। तो ये कॉन्सेप्ट दिया था हमारा जेरेमी बेंथम ने। एनालिटिकल स्कूल को पहला ये कॉन्सेप्ट माना जाता है कि जहाँ पर इन्होंने लॉ एंड मोरालिटी को सेपरेट करा। अब देखो अगर जब हम बाकी स्कूल्स पढ़ेंगे तो आपको वहाँ भी पिक्चर क्लियर होगी। सोशोलॉजिकल स्कूल सोसाइटी की बात करता है, हिस्टोरिकल स्कूल हिस्ट्री की बात करता है काफ़ी ज़्यादा। बट ये सब लोग जब हिस्ट्री की बात हो रही है, सोसाइटी की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली आपके मॉरल वैल्यूज़, मॉरल्स की बात होती है, मोरालिटी की बात होती है। बट जब हम एनालिटिकल स्कूल का कॉन्सेप्ट देते हैं लॉ एज इट इज़, ठीक है, उनको ये मतलब नहीं है कहाँ से आया, अच्छा बुरा क्या है क्या नहीं, बस बन गया कानून तो मानो, मेरे को सरकार ने बोला ये कानून है तो ये कानून है, ठीक है मैंने मान लिया, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या करा, इन्होंने पहली बार जो है सेपरेट कर दिया लॉ और मोरालिटी को 18-19 सेंचुरी में। इससे पहले जो है हमारा जो लॉज थे, अगर हम देखें तो पहले राजा अपने धर्म के हिसाब से, अगर हम इंडिया में भी देखें तो राजा अपने धर्म के हिसाब से जो है अपना राजपाट चलाया करते थे। राजा का ये धर्म है, राजा का ये धर्म नहीं है, काम करना निशस्त्र राज, अगर किसी के हाथ में शस्त्र नहीं है तो जो है उस आदमी के ऊपर जो है वार नहीं करेंगे, या राजपूत धर्म नहीं होता था। तो लोग कैसे कर रहे थे, अपने मॉरल वैल्यूज के हिसाब से जो है राजपाट चलाए जाते थे। लेकिन जब एनालिटिकल स्कूल का कॉन्सेप्ट आया तो इन्होंने लॉज एंड मोरालिटी को कम्प्लीटली चेंज कर दिया। लॉज इनके लिए क्या थे कि वो बस गवर्नमेंट के थ्रू लॉज बनाए हैं, इन्फोर्स्ड हैं, रूल्स हैं, हमें मानने हैं, चाहे वो फेयर है, चाहे वो सही है, चाहे वो गलत है, हमें उससे मतलब नहीं है, बस कानून बन गया है तो हमें मानना है, ठीक है। वहीं अगर हम मोरालिटी को देखें तो मोरालिटी ज़्यादा फोकस किस पे करती है, क्या सही है क्या सही नहीं है, कल्चर के हिसाब से क्या सही जाता है, क्या तुम्हारी पर्सनल वैल्यूज़ हैं, क्या तुम्हारे माँ बाप ने संस्कार दिए हैं, क्या ये काम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। लेकिन मोरालिटी का कॉन्सेप्ट, और जिस कॉन्सेप्ट पे हमारा एनालिटिकल स्कूल बेस्ड था, दैट इज लॉ एज इट इज, वो चीज़ें मैच ही नहीं हो रही थी। तो एनालिटिकल स्कूल वॉज द पहला ऐसा स्कूल था जिसने ये कॉन्सेप्ट दिया था, जहाँ पे उन्होंने लॉ और मोरालिटी को जो है बिल्कुल ही एक दूसरे से सेपरेट कर दिया था। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ में आया होगा। अब अगले मंडे मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, सोशोलॉजिकल स्कूल की वीडियो डिस्कस करेंगे उस दिन हम, मतलब द टॉपिक ऑफ सोशोलॉजिकल स्कूल। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो डू फॉलो अस एंड सब्सक्राइब करिए चैनल पे। अगर आपको कोई और वीडियो आप चाहते हो कि या कोई और सब्जेक्ट हम पहले कवर करें, हमें वो भी बताइए। बहुत सारी सीरीज चल रही हैं इस टाइम पे जो हम कंप्लीट कर रहे हैं। एंड डू कमेंट अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, और अगर यू हैव एनी सजेशंस तो प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर अब तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है एंड आपने हमारे डेली स्टडी व्लॉग्स के लिए अगर इंस्टाग्राम और बाकी सारी अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम अगर आपने हमारा फॉलो नहीं करा, तो आपको जो हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल गए हैं, तो डू फॉलो। एंड चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।